हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल बिहार बोर्ड, आपको रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं, समझ गए। और ये इसका पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, जिनमें ऑप्शन नंबर ए है एक सिग्मा एक पाई आबंध है, ऑप्शन नंबर बी है दोनों सिग्मा आबंध है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों सिग्मा पाई आबंध है, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों इलेक्ट्रोवेलेंट आबंध है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, जिनमें क्या होता है। तो क्या होता है, तो दोनों इलेक्ट्रोवेलेंट आबंध हैं, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का फॉर्मूला आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है CnH2n, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी है CnHn, और ऑप्शन नंबर डी है CnH2n-2। तो यहाँ पे आपको बताना है एल्काइन का सूत्र। तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 10⁻12 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 10⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 10⁻12 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CnH2n, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n+4, ऑप्शन नंबर सी है CnH2n+2, और ऑप्शन नंबर डी है CnH2n-2। तो यहाँ पे आपको एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। ऑप्शन नंबर ए है H2, ऑप्शन नंबर बी है CH4, ऑप्शन नंबर सी है C2H6, और ऑप्शन नंबर डी है C4H10। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा बायोगैस है इन सभी में। तो बायोगैस कौन है, CH4 मेथेन है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, C60 फुलेरिन की आकृति किसके जैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी है नाशपाती, और ऑप्शन नंबर डी है डमरू,
सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है डमरू और ऑप्शन नंबर डी है चतुष्फल की है। तो यहाँ पे आपको बताना है C60 फुलेरिन की आकृति किसके जैसी होती है? तो फुटबॉल के जैसी होती है। समझ गए? ये क्वेश्चंस बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन नंबर ए है संतृप्त, ऑप्शन नंबर बी है असंतृप्त, ऑप्शन नंबर सी है आंशिक संतृप्त और ऑप्शन नंबर डी है अति संतृप्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त प्रकृति का होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हानिकारक, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्यवर्धक, ऑप्शन नंबर सी है विषैला और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं? तो हानिकारक होते हैं। समझ गए? सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि आयोडीन को किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? ऑप्शन नंबर ए है ईथर, ऑप्शन नंबर बी है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयोडीन को किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो आयोडीन को एथिल अल्कोहल में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। समझ गए? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है साबुन, ऑप्शन नंबर बी है अपमार्जक, ऑप्शन नंबर सी है पीरकनाशी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उच्च एल्कोहल का जो हाइड्रोजन सल्फेट होता है व्युत्पन्न के सोडियम लवण वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो अपमार्जक कहलाता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है पैराफिन, ऑप्शन नंबर बी है अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी है एल्कीन और ऑप्शन नंबर डी है एल्किल हैलाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारे प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी है CH3COOH3, ऑप्शन नंबर सी है NH2CONH2, ऑप्शन नंबर डी है CH3COOH। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यूरिया है। समझ गए? NH2CONH2 यूरिया। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है कोलवे ने, ऑप्शन नंबर बी है बोहर ने, ऑप्शन नंबर सी है वर्जिलियस ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो बोहर ने किया था। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है वर्जिलियस ने, ऑप्शन नंबर बी है लफवाजे ने, ऑप्शन नंबर सी है बोहर ने और ऑप्शन नंबर डी है कोलवे ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस ने किया था। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं
तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को मिस नहीं कीजिएगा, समझ गए। सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कौन से गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ये रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इनके क्वथनांक अथवा द्रवनांक निम्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको कार्बनिक यौगिक का गुण बताना है। तो कार्बनिक यौगिक में कौन से गुण पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनके क्वथनांक अथवा द्रवनांक निम्न होते हैं, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्रायः। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत संयोजकता। ऑप्शन नंबर बी है सह संयोजकता। ऑप्शन नंबर सी है उपसह संयोजकता। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है, तो सह संयोजकता होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी है एथेन। ऑप्शन नंबर सी है एथीन। और ऑप्शन नंबर डी है एथाइन। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो एथाइन देता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विसरित सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के अधिक्य में अभिक्रिया करके देता है। ऑप्शन नंबर ए है CHCl3। ऑप्शन नंबर बी है CCl4। ऑप्शन नंबर सी है CH3Cl। ऑप्शन नंबर डी है CH2Cl2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विसरित सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के अधिक्य में अभिक्रिया करके क्या देता है, तो क्या देता है, तो CCl4 देता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सी गैस धातु, कौन सी गैस होनी चाहिए, तो वो गैस धातु होनी चाहिए, समझ गए। गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी है एथेन। ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी है एसिटिलीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है। ऑप्शन नंबर ए है एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी है वायु। और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है, एंजाइम की क्रिया से होती है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ओलेइक सिट्रिक पामिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी है एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी है वसीय अम्ल। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो ओलेइक सिट्रिक और पामिटिक अम्ल कैसा अम्ल है, तो वसीय अम्ल है, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर बी है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर सी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। और ऑप्शन नंबर डी है कार्बनिक यौगिकों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन किसका उदाहरण है, तो मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, समझ गए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिए। और आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, समझ गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।